चलिए नहीं, अभी एनसीईआरटी नहीं, अभी पहले नोट से एनसीईआरटी को नहीं, बस तुम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से सुनो बस, ठीक है। अपन ये पढ़ने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे और वो फिर 12:30 बजे। चलो, क्या बोले थे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में? कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं ना, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन सेला टर्सिका, कहाँ पर मौजूद है बोलते हैं? सेला टर्सिका। अब ये कहाँ पर रहती है सेला टर्सिका? सेला टर्सिका एक, हाँ, एक वो है, एक गड्ढा है ना, ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो दिख रहा है ना गड्ढा, इस तरीके का गड्ढा है। कहाँ पर? तो तुम्हारी स्फीनॉइड बोन है। कौन सी बोन? स्फीनॉइड बोन। तो अपने देखे थे बटरफ्लाई शेप जो बोन है स्फीनॉइड, हाँ बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या है तुम्हारे? वो गड्ढा है सेला टर्सिका, इन सेला टर्सिका। वो कहाँ पर रहती है? स्फीनॉइड बोन के अंदर, ठीक है। चलो, तो पिट्यूटरी के कौन से पार्ट करे थे अपन ने, बोलो? पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके सबसे पहले अपन ने 2 पार्ट करे थे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एडिनो में फर्दर 2 पार्ट कर दिए थे, पार्स डिस्टालिस, हाँ इसकी नाम इंटीरियर ना, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसका दूसरा नाम, इसके 3 नाम है देखो इसका, हाँ पार्स नर्वोस, और एक नाम क्या है इसका? पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी है ना, इसका नाम एंटेरियर पिट्यूटरी भी है। इसमें से हाइपोथैलेमस कौन से पिट्यूटरी को रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन सेंड करता है? हाँ बिल्कुल, एंटेरियर पिट्यूटरी है। तो इसके 2 नाम, इसके 3 नाम और इसका 1 नाम, 1 2 3 इस तरीके से नाम है। MSH, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी मेलानोसाइट्स क्या है? सेल है, उनसे क्या रिलीज करेंगे? मेलानिन। क्या रिलीज करेंगे? मेलानिन हार्मोन, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में ये बात। अब अपन क्या पढ़ने वाले अभी ये जो पिट्यूटरी हमारे हार्मोन्स रिलीज करता है, देखो हाइपोथैलेमस के अपन ने क्या पढ़े? ऑक्सीटोसिन। अभी अपने को सिर्फ इतना पढ़े अपन ने कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अपन ने देखे बाय पोर्टल सर्कुलेशन वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और बाय डायरेक्ट न्यूरॉन के जरिए उसके हार्मोन्स इसमें आते हैं, है ना, और यहाँ से फिर रिलीज होकर पूरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लिया अपन ने। अब अपने को यहाँ के जितने हार्मोन पढ़े थे, है ना, उन सबका एक का फंक्शन देखना है, हर किसी का पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन देखना है। देखो देखो क्या बोला गया इन ह्यूमंस, क्या बोले? ये जो 2 दिख रहे हैं ना, ये वाली पिट्यूटरी और ये वाली, ह्यूमंस के अंदर लगभग ये मिले हुए रहते है ना, एक ही रहते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर अपन एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इन ह्यूमंस मर्ज्ड विथ ईच अदर, यानी इंसानों में ये है ना पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया इतने क्लोज प्रॉक्सिमल रहते। यानी देखो अपन 3 पार्ट नहीं करते पिट्यूटरी, अपन जनरली 2 ही पार्ट करते, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये जो है ये क्या है तुम्हारा? पार्स इंटरमीडिया, बस छोटा सा पार्ट, और ये पूरा पार्ट क्या है? पार्स डिस्टालिस। तो इनको दोनों को मिलाकर अपन एक ही बोल देते, क्या बोलते हैं उनको? एडिनो हाइपोफाइसिस। पीछे वाले के 2 पार्ट करेंगे अपन ने, नहीं उसका एक ही पार्ट करें। ये क्या है लास्ट, ये पीछे वाला, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन आगे वाले के पार्ट 2 है, जैसे पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये बहुत करीब रहते, बहुत क्लोज रहते, इसलिए दोनों मिलाकर अपन एक ही मान लेते हैं। उसका नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। दोनों को मिलाकर अपन एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई पिट्यूटरी के बारे में? चलिए अब देखो अपने क्या करना है। अभी इनके जितने हार्मोन है सारे, इसके हार्मोन और उसके बाद में यहाँ के कोई हार्मोन तो नहीं है, लेकिन हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट यहाँ पर 2 हार्मोन आए थे, उन सारों के फंक्शन पढ़ना एक हार्मोन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उठाएगा, स्टेटमेंट देगा और तुमको फंक्शन बोलेगा, भाई ये फंक्शन है, बताओ ये कौन सा हार्मोन का फंक्शन। जनरली इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल इसके जो हार्मोन बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से हैं? सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा TSH, ठीक है। उसके बाद में ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। चौथा बोलो LH, FSH, ग्रोथ हार्मोन हो गया ना। और बोलो PF, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या बोले? हाँ, इन दोनों को मिलाकर अपन जनरली गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं कंबाइनली। वैसा LH एक अलग हार्मोन है, FSH एक अलग हार्मोन है। कंबाइनली उनको क्या बोलते थे अपन? गोनाडोट्रोपिन्स। तो देखो जनरली तुम्हारा नंबर तो नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता है। मैटर करता क्या? एक एक हार्मोन का जैसे नंबर तो कोई कम गिन सकता है, एक आध हार्मोन नहीं आया दिमाग में तो जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली तुमको फंक्शन याद होने को, किसका फंक्शन, कौन से हार्मोन का फंक्शन क्या है वो तुमको मालूम है, ठीक है। एक एक को डिटेल में देखते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो देखो सब है। देखो इसमें से कौन से स्टिमुलेटिंग है, देखो ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेट, यानी थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स को रिलीज कराने वाला है। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी पे जो ग्लैंड है ना, किडनी पर ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड, उस ग्लैंड का सिक्रेशन करेंगे। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये अपने टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेंगे, ठीक है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन करेंगे। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, क्या प्रोलैक्टिन का रिलीज करेंगे, समझे बात। चलो अब एक एक हार्मोन का फंक्शन पढ़ते हैं। उसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका ल्यूटिनाइजिंग, हाँ बिल्कुल। ये प्रोलैक्टिन मिल्क का सिक्रेशन कराता है। अपन पढ़ने वाले नहीं का फंक्शन, अभी तुम सिर्फ नाम तो देख लो। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सिंपल। चलो प्रोलैक्टिन है उसका, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, PRL बोले तो प्रोलैक्टिन है इसका नाम, ठीक है। प्रोलैक्टिन पूरा, ठीक है। एक मतलब डबल देखो, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। चलो अब का फंक्शन, अब देखो ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या करता है? सिंपल बात है, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ कराएंगे ना। अब ग्रोथ हार्मोन है तो इसका मतलब ये तो नहीं है तो ग्रोथ कम करने वाला है, ऐसा है क्या? नहीं, बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर ये कम सिक्रेट हो तो ग्रोथ कम भी हो सकती है ना। हाँ देखो, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो, क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मल सिक्रेशन है तो ग्रोथ प्रॉपर होगी, हाइट बढ़ने वाली है ना, हेल्थ बढ़ने वाली, सारी चीजें। लेकिन इसका एबनॉर्मल सिक्रेशन हो गया तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी होगी। अगर ये बहुत ही ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंसान नॉर्मल वो कितना रहेगा? 6 फीट का, 7 फीट का मैक्सिमम, बस। अगर तुम 12-13 फीट का चलेगा इंसान तो एबनॉर्मल ग्रोथ है। हाँ, उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जाइगेंटिज्म। लंबा ही लंबा होता चल जाता है इंसान, समझे बात। तो हाँ, खली के अंदर जाइगेंटिज्म बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो खली में एक नहीं 2 बीमारी है, देखो इसके बारे में भी पढ़ने वाले कुछ। देखो तो वो तो हाँ, वो बीमारी है, वो जाइगेंटिज्म मतलब बीमारी है ना। ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन बोलने का, कोई भी चीज की डिफिशियंसी या फिर एक्सेसनेस क्या होती है? डिजीज कहलाती है ना। तो उसने अपनी बीमारी का सही इस्तेमाल करा, ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी उसको प्रॉपर तरीके से ले गया उसका ना, बीमार नहीं रहा बोल के उसको एक उसका यूज करा उसने। चल यहाँ पर देखो क्या बोलेंगे, तो ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेस सिक्रेशन हो गया तो क्या, कौन सी बीमारी होने वाली है? जाइगेंटिज्म। कौन सी होने वाली है बोलो? जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म यानी इंसान लंबा 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 होता चल जाता है, उसके बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे जाइगेंटिज्म। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ही कम सिक्रेशन हुआ तो, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा तो कौन सी बीमारी होने वाली है? डॉर्फिज्म है, बोला रह जाएगा इंसान। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, यानी हाँ बिल्कुल, यानी पिट्यूटरी की वजह से डॉर्फिज्म आया, पिट्यूटरी की वजह से वो छोटा रहेगा, उसको बोलेंगे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है। उसके बाद देखो
क्या बोले? छोटा होगा मतलब बढ़ गया नहीं बढ़कर छोटा नहीं होगा, बढ़ गया तो नॉर्मल हो गया। हाँ ये अब देखो इसके अलग अलग रहते हैं। हाँ बढ़ गया तो एक मरतबा अगर हाइट बढ़ गई फिर कैसे नॉर्मल, फिर नहीं नॉर्मल होगा। कम हो गया तो हाँ कम हो गया तो इसको अपन कुछ ना कुछ देखा ये करके कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हाइट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हुआ, हाँ ग्रोथ हार्मोन अगर हाँ कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन देगा अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर हाँ बॉयनेटा से हाइट कहाँ बढ़ती है, कॉम्प्लेन से बढ़ती है सिर्फ। तो सुनो मेरी बात, तो क्या ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन ही नहीं हुआ तो तुम कितना भी बॉर्नविटा पिला दो या फिर कितना भी कॉम्प्लेन पिला दो, कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। तो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर, नहीं तो तुम बॉर्नविटा पिलाते हो बेटे, ठीक है। चलो नहीं तो बॉर्नविटा ग्रोथ हार्मोन की जरूरत ही नहीं थी, बॉर्नविटा ही पी लेते थे इंसान, खत्म काम। चलो तो ग्रोथ हार्मोन से अगर ज्यादा एक्सेस हो गया तो जाइगेंटिज्म, कम हो गया तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ अडल्ट एज में, कब बोला मैंने? अडल्ट। देखो अगर बचपन से ज्यादा है तो हाइट बढ़े चल जाएंगी सीधी सीधी सीधी, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अडल्ट एज में बढ़ गया, जैसे जवान हो गया इंसान लेकिन अब बढ़ गया, अब क्या होता है जवानी के ऊपर क्या होता है? देखो हमारी जो वो रहती है बोन्स, चलो ये समझ में आ गया ना हार्मोन्स। जो बोन्स रहती है ना इंसान की वो कुछ इस तरीके से रहती है, उसके अंदर क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल देखो ये बोन्स है तुम्हारी, तो ये लगातार यहाँ पर इसके ऐसे प्लेट्स रहती है, यहाँ प्लेट रहती है इसकी, है ना, ग्रोथ प्लेट्स। तो धीरे धीरे ऐसा बढ़ते बढ़ते जब इंसान जवान होता तो धीरे धीरे जाकर वो सब क्लोज हो जाती, फिर इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती ऐसे, यानी हाइट नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अपनी हाइट एक लिमिट के बाद में क्यों रुक जाती? क्योंकि ये जो प्लेट्स रहती है हमारी बोन्स के अंदर, तो ग्रोथ प्लेट्स वो बंद हो जाती, पैक हो जाती, सील हो जाती। तो अब ये तो नहीं बढ़ सकता है ना, ये लेंथ बढ़ सकती है बोलो? नहीं। जब ये ग्रोथ के बाद में एक मैक्सिमम अडल्ट होने के बाद में जब ये तुम्हारी जो है ये जो लेंथ है, ये जो है ये प्लेट क्लोज हो गई, अब ये नहीं बढ़ सकता। तो अब क्या होने वाला है? अब ग्रोथ यहाँ से चालू होगी, ऐसे हड्डियां ऐसे टेढ़ी होना चालू होगी, समझे बात? तो अगर अडल्ट एज में, जवान होने के बाद में अगर तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अचानक बढ़ जाता है इन अडल्ट एज, अडल्ट एज में अगर जवानी के बाद में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, अचानक से नहीं बढ़ जाता है, तो क्या होने वाला है? ये हड्डियां लंबने की बजाय टेढ़ी होना चालू होगी, समझे बात? तब तुमको कुछ इस तरीके से बोन नजर आना चालू होगी, इस तरीके से, ठीक। हाँ तो वही तो बताना चाह रहा मैं, खली को एक बीमारी नहीं है जाइगेंटिज्म, उसको ये वाली बीमारी है। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं इसको? बोलो एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। तो इन अडल्ट एज, इन मिड एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस। तो स्पेशली फेस का, जैसे खाली के इन्होंने अभी पैर की बात करें, क्या हो गए? टेढ़े हो गए ना, फेस भी एकदम बढ़ जाता है, एकदम आड़ा टेढ़ा फैल जाता है, अलग हो जाता है। तो वो क्या है? वो सारा एक्रोमेगैली का कमाल है, समझे ना। तो अडल्ट एज में अगर जीएनआरएच, सॉरी जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन हाई हुआ तो जाइगेंटिज्म, सॉरी एक्रोमेगैली होगा। और पहले से अगर ज्यादा रहा तो क्या होगा? जाइगेंटिज्म। और जो कम हुआ मतलब उसका भी डॉर्फिज्म, तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, बस 3 बीमारी है। मतलब इसका मतलब है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में पिट्यूटरी उसको इसकी हार्मोन पिट्यूटरी की वजह से वो बोना रह गया, झिट्टा रह गया। हाइपोथैलेमस से उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट ही नहीं रहा। बिल्कुल। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक। चलो अब क्या बोलना चाह रहे? फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो हाइपोथैलेमस का अपने को यहाँ नहीं लाना है, अपने क्या बोलना है? पिट्यूटरी नहीं कर रहा है, बस खत्म बात। ग्रोथ हार्मोन क्यों नहीं हो रहा? ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन बेस्ट है, लेकिन पिट्यूटरी के अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, उस वजह से वो ग्रोथ हार्मोन बना ही नहीं पा रहा, बस अपना काम खत्म है, उत्तर जानी नहीं अपने को। तो इसमें देखो 3 तरीके से सवाल आते हैं। अगर तुमको बोला कि ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो जवाब एक ही जाने वाला है, पिट्यूटरी कम हो गया तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर बढ़ गया तो 2 जवाब जा सकते हैं। अगर उसने अगर कुछ नहीं दिया, फॉर एग्जांपल बोला कि इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन जाइगेंटिज्म, और इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्टेज या फिर मिड एज के अंदर, तो बोलेंगे एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होगा? तुम्हारा डिसफिगरमेंट, आधा तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, पूरा हड्डियां टेढ़ी होने लगेगी, समझे बात? और जाइगेंटिज्म सीधा सीधा बढ़ते चले जाएंगे। मतलब जो भी लोगों के ऐसे पैर फिर जाते हैं तो फिर उनको हो जाता है जाएगा एक्रोमेगैली। हाँ जनरली अगर ऐसा नहीं पैर फिर गया तो नहीं, अगर उसकी हाइट भी अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा हेल्थ है, लंबा चौड़ा दिख रहा है तुमको, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है एक्रोमेगैली होने की। समझे? चलो अपन एक एक मरतबा देखते हो क्या है जाइगेंटिज्म कैसा रहता है एक्रोमेगैली।
हाँ बचपन से नहीं, अगर कुछ दिया नहीं, अगर तुमको आंसर में ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया, इतना बोला सिर्फ कि भाई इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन, तो तुमको टिकाना है जाइगेंटिज्म। लेकिन अगर बोला इन अडल्ट स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया तो एक्रोमेगाली होने वाला है, एक्रोमेगाली। ठीक है, और एक्रोमेगाली में क्या होता है, एनसीईआरटी अपनी हड्डियों के टेढ़े होने के बारे में बात नहीं करती। एनसीईआरटी क्या बोलती है, स्पेशली डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस, चेहरा जो है वो बिगड़ जाएगा। हाँ, चेहरे का फिगर बिगड़ जाएगा। ठीक है, और उसको अगर अच्छे से जल्दी से अगर उसको इलाज नहीं करे तो उससे मर भी सकता है। जल्दी अगर उसका इलाज चालू नहीं करे तो उससे मर भी सकता है, क्यों? ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, इन मिड एज कैन रिजल्ट इन द सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, एक्रोमेगाली, प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। अगर उसका इलाज नहीं करे तो मौत आने से पहले, तो मौत आने पर हर कोई मरता रहता, लेकिन यानी जल्दी मौत हो जाएगी, फौरन मौत हो जाएगी, या फिर जिंदगी तो रहेगी लेकिन मौत के बराबर। अगर बीमारी की जिंदगी है तो मौत के बराबर रहती है, मौत से बदतर हो जाती। ठीक, चलो समझ लिए पूरा, आया समझ में? ग्रोथ नहीं हो रही ना, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ना वो। अब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जितने जो तुम्हारे जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, है ना, जैसे जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये सारे डैमेज होना चालू हो जाएंगे। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है हड्डियों की, तो समझ में आ रही ना बात, फेस बढ़ते चले जाएंगे। एक्रोमेगाली जाइगेंटिज्म के अंदर हाइट बढ़ेगी। फिर भी जनरली वो इतना अगर एबनॉर्मल ग्रोथ रहा उनके अंदर तो जल्दी मर जाते हो लोग, बूढ़े होते कितने जीते हो, है ना। अगर जाइगेंटिज्म रहा उनको तो बोलना सीवियर बीमारी है ना। जाइगेंटिज्म बोले तो अपने को एक्रोमेगाली को सीवियर बीमारी बोलेगी, जाइगेंटिज्म को अपने को ज़्यादा नहीं बोला। जाइगेंटिज्म बोले तो इंक्रीज इन हाइट, बस जाइगेंटिज्म खत्म बात। ग्रोथ हार्मोन बढ़ा, जाइगेंटिज्म हो गया, काम खत्म। लेकिन एक्रोमेगाली में अपने को 3-4 पॉइंट दिया। एक तो बोला कि अडल्ट स्टेज में होता है, फिर बोला सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस, उसके बाद में दिया कि अगर अनचेक, अगर उसका चेक नहीं करे, इलाज नहीं करे तो प्री मेच्योर डेथ हो सकती है। प्री मेच्योर मौत आने से पहले मर गया, प्री मेच्योर, हाँ मौत आने से पहले ही मर जाना, यानी मौत आने से पहले मर गया, जल्दी मर गया करके, इस तरीके से, समझे बात? चलो एक मिनट देखते हो सब, ठीक है, चल समझ में आ गया ना जाइगेंटिज्म सब? ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो सिंपल हार्मोन, जैसे देखो प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? प्रोलैक्टिन बिल्कुल, अपन ने अब ग्रोथ हार्मोन के सारे फंक्शन पढ़ लिए। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सब चीजें। अब देखो ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दम, यानी फॉर एग्जांपल ये जो है ना प्रेगनेंसी के तौर पर रिलीज होने वाला है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होता है हार्मोन, है ना। तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दम, ऑफ मिल्क इन दम। तो ये दोनों किसका फंक्शन है? प्रोलैक्टिन। क्या करेगा? ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, सिंपल, इतना ही फंक्शन है उसका। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन याद रखना है, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। उसके बाद देखो TSH, उसके नाम में ही है। TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल नाम में ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड का हाँ स्टिमुलेशन, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन आने का है, लेकिन इसके तो नाम में ही फंक्शन है ना, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन करेंगे। थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल ये पिट्यूटरी का हार्मोन है ना, तो इसका कोई दूसरा काम नहीं है थायराइड हार्मोन बनाना, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जाकर थायराइड ग्लैंड को खोखो में कैसा देते ना, पीछे से पुश और उस तरीके से देना, भाई चालू करो अपना। प्रोलैक्टिन किसको देगा? नहीं, प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। बिल्कुल, ये प्रोलैक्टिन खुद पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। यानी देखो अब ये मेमोरी ग्लैंड ही है ना एक तरीके का, हाँ इसको हाइपोथैलेमस देता ना। देखो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा तभी रिलीज हो पाएंगे, समझे? खुद ब खुद नहीं होता, लेकिन इसका खुद का फंक्शन है, जैसे फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन करना। किसी ग्लैंड को जाकर खोखो ये सब कुछ नहीं दे रहा हो, है ना। ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड कर रहा है, उसके अंदर मिल्क सिक्रीशन करा रहा है। हाँ, किसी दूसरे ग्लैंड का सिक्रीशन कर रहा है, मिल्क सिक्रीशन का। मेमोरी ग्लैंड एक ग्लैंड है, वो क्या करता है? मिल्क सिक्रेट कराता है। तो ये जाएगा मेमोरी ग्लैंड बनाएगा भी, उसका फॉर्मेशन भी कराएगा, और उसके बाद में उसको बोलेंगे तुम अब मिल्क सिक्रेट करो। जैसे ये थायराइड ग्लैंड को क्या बोलता है कि तुम थायराइड हार्मोन सिक्रेट करो। उसी तरीके से ये जाकर क्या बोलने वाला है मेमोरी ग्लैंड को कि तुम मिल्क सिक्रेट करो, और उसका फॉर्मेशन भी करेंगे, समझे?
ठीक है चलो। तो मतलब इसका फंक्शन वासोप्रिन एडीएचडी जैसा है नहीं क्या? उतना भी देखो एग्जैक्टली वैसा भी नहीं, क्योंकि देखो ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड का सिक्रीशन वो भी कर रहा था फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, उसमें यानी मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट भी करता है ना मिल्क बनाने के लिए। मतलब दोनों काम कर सकते हैं। बस ये कुछ भी फॉर्मेशन करता है उससे आगे हफ्ता देता बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं। अब तुमको डायरेक्ट इनके फंक्शन है रखना है, सिंपल देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसका तो सिंपल है थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन है। अब उसके बाद में कौन सा आएगा ACTH। क्या बोले, बस थायराइड ग्लैंड को बोलता जगह था, यानी उसको परमिट करता है। थायराइड ग्लैंड तैयार बैठा है हार्मोन रिलीज करने के लिए, लेकिन किसकी परमिशन की जरूरत है? पिट्यूटरी की परमिशन की जरूरत है, परमिशन दे देंगे बिल्कुल। अब देखो ACTH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो ACTH का फुल फॉर्म क्या बोले, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो अपन ने क्या बोले, देखो किडनी है अपनी, है ना, ये किडनी फॉर एग्जांपल, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो इसके दो पार्ट है, ये अंदर का पार्ट, ये अंदर का पार्ट, इसको बोलते हैं अपन एड्रिनल मेडुला, और ये बाहर का पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये जो ACTH है अपना ACTH देखो ये दोनों के दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला भी, और साथ में रहने के बाद में भी इनके फंक्शन बहुत अलग अलग, समझे। हालांकि है वो पूरा एक ग्लैंड ही, इसके दो पार्ट है, ये एक बाहर का एक अलग हार्मोन सिक्रेट करने वाला है, अंदर का अलग सिक्रेट करने वाला है। ऐसा नहीं कि पूरा एक है तो एक तरीके के, या फिर कोई एक फंक्शन से रिलेटेड हार्मोन रिलीज करेंगे। एक साथ होने के बावजूद भी वो दोनों बहुत अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, समझे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब ये ACTH अपना एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी ये जाएगा और किसका स्टिमुलेशन कराएगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके जो हार्मोन है इनको स्टिमुलेट करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलेगा जाकर, परमिशन देगा कि तुम अपने हार्मोन रिलीज करो कर, कौन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बस सिंपल। तो क्या बोला कि स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग बहुत तरीके के हार्मोन, 3 तरीके के जनरली हार्मोन रिलीज करता है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सिंपल यहाँ तक यही समझो कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाने वाला है, और उसको परमिशन देगा और उसको ऑर्डर देगा, स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपना सिक्रीशन करो, अपने हार्मोन बनाओ। समझ में आई बात? मेडुला पे कोई असर नहीं है, नहीं बिल्कुल, सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन पे उसका असर है, मेडुला के ऊपर कोई असर नहीं है उसका, ठीक, हार्मोन बनाओ, सिंपल। चलो अब देखो LH का फंक्शन, LH और FSH का फंक्शन लिटरली जो सही मानव जो समझने वाले हैं अपन, वो रिप्रोडक्शन है ना। अभी बस जस्ट पढ़कर गुजरना है तुमको, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में उसको अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ने वाले, अभी वो समझ में आने वाला है ना। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस। तो ऐसा याद रखो ये जितने हार्मोन है वो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं ना। ये जो अपन ने पढ़े, जैसे TSH पढ़े, वो क्या करा, थायराइड ग्लैंड को मोटिवेट कर रहा है कि तुम अपने हार्मोन रिलीज करो, उनको ऑर्डर दे रहा है। तो ये LH भी क्या करने वाला है, किसी न किसी को जाकर ऑर्डर देने वाला है ना। तो देखो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डेफिनेशन क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता, टेस्टिस को जाकर ऑर्डर, टेस्टिस क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है ना, उसके अंदर क्या करेंगे, गैमेट्स भी बनने वाले हैं, साथ ही साथ वो एक एंडोक्राइन टिश्यू भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, समझिए बात। टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, टिश्यू भी है, ठीक है, हाँ ऑर्गन बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अपन ने देखो, अपन ने जो जितने पढ़े ना, अपन ने पढ़े ना एंडोक्राइन पूरे, उसमें पढ़े या उसको नहीं पढ़े, चलो ठीक है। अब देखो जो LH है वो क्या करना है, LH क्या करता है बोले, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस को जाकर क्या करेंगे, ऑर्डर देगा कि तुम क्या सिक्रीट करो, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट टेस्टिस टू रिलीज एंड्रोजन, लेट्स टेस्टिस टू रिलीज एंड्रोजन्स, है ना, एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स क्या है, जो अपने
स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस में, इनमें मदद करने वाले, यानी टेस्टिस के हार्मोन मौजूद क्या होंगे, एंड्रोजेंस। तो सिंपल फंक्शन याद रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे और वहां से जो हार्मोन रिलीज होने वाले हैं उसको रिलीज करेंगे। सिंपल, जैसे सारे कर रहे हैं ना कि अपन ने बोले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या है, एक्ट करा और उसको बोला कि रिलीज करो अपने हार्मोन। तो एज इट इज यहाँ पर क्या होने वाला है, एलएच है, एंड्रोजन गोनाडोट्रोफिन्स है, तो गोनाड्स के ऊपर जाएगा और उनको बोलेगा कि तुम अपने हार्मोन रिलीज करो। सिंपल। चलो उसके अलावा क्या दिया, इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। अब देखो ये चीज यहाँ पर समझ में नहीं आई, लेकिन याद रख लो कि एलएच की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है। एलएच की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है ना, वो एलएच की वजह से, एलएच बढ़ जाता है बहुत, जब अमाउंट बढ़ जाता है एलएच के अंदर, फीमेल्स में जब बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है एलएच का, तभी ओव्यूलेशन पॉसिबल हो पाता है। समझे, ये बात अभी समझ में नहीं आने वाली है, इसको एज इट इज रखो और रख लो बस। बिल्कुल, एलएच फुल्ली मैच्योर फॉलिकल के अंदर, इतना भी मत रखो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, बस इतना याद रखो कि एलएच के हाई अमाउंट होने की बाद में ही ओव्यूलेशन आता है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट ब्लड के अंदर एलएच का बढ़ जाता है उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है। अब ये कहाँ समझने वाले अपन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, इसलिए इसके इतने जो फंक्शन है ना यहाँ पर इतने क्लियर नहीं होते, यहाँ पर उसको समझ भी नहीं पाते अपन। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अपन रिप्रोडक्शन पढ़ी नहीं ना, तो वहाँ पर जब रिलेट होती सारी प्रोसेस तो समझ में आती हो। ठीक है, चलो। हाँ वो बनता है, फीमेल एक रिलीज उनका क्या बोलेंगे अपने गैमेट्स रिलीज होते, सिंपल। तो एलएच का मेल्स के अंदर क्या है, टेस्टिस के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और एंड्रोजेंस रिलीज करेगा। फीमेल्स में क्या फंक्शन है कि ओव्यूलेशन इसी की वजह से होने वाला है। जब इसका मैक्सिमम सिक्रेशन होगा, जब एकदम हाई अमाउंट रहेगा ब्लड में, तभी जाकर ओव्यूलेशन होने वाला है। ठीक है, चलो अब एफएसएच कर दो, एफएसएच इसके भी नाम में ही देखो, इसके नाम में एफ बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स के ऊपर जाकर एक्ट करने वाला है। हाँ, तो अब देखो ये फॉलिकल क्या है, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकते, अभी चर्चा करते पड़े तो एक लेक्चर तो उसी में चल जाएंगे ना, इसलिए सिर्फ यहाँ रट लो उसको, उसके नाम से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन कराएंगे। ठीक है, एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बहुत ही अजीब बात है, एफएसएच और एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका इतना कुछ फंक्शन स्टेटमेंट है तो तुमको एज इट इज इसमें लिखा हुआ है, तुमको इसको रट लेना पड़ेगा अभी के तौर पर। ठीक, देखो एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो एफएसएच क्या करता है अपना, सर्टोली सेल्स रहते ना अपने, सर्टोली सेल्स, अभी अपन ये टॉपिक छेड़ेंगे भी ना तो बहुत लंबा चले जाने वाला है और समझ में भी नहीं आ रहा, इसलिए तो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हुए नोट्स में या तो उसको पढ़ लो या फिर उसको एज इट इज रहने दो। जब रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद में उसको एक मरतबा आके पढ़ लेंगे, काम खत्म। समझे भाई? चलो उसके बाद देखो एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल्स, यानी वही बात, ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेट, इसका नाम ही ना फॉलिकल, फॉलिकल को तो देखो ऐसे सेल्स है, इनका नाम है फॉलिकल, है ना। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लेयर है, तो एफएसएच जब जाकर इनके ऊपर एक्ट करेंगे तो एक लेयर की 2-3 लेयर होना चालू हो जाएगी, यानी सेल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चालू हो जाएगी। हाँ, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेशन, यानी फॉलिकल का स्टिमुलेट कराएंगे, फॉलिकल का सेल डिवीजन कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे उसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक लेयर की 2 से 3 जो लेयर होती है ना, उसी को बोलते हैं अपन, बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं अपन फॉलिकल्स। ये अपने क्या है, फॉलिकल, बस इतना याद रखो, फॉलिकल का स्टिमुलेशन कराता है। और याद करना ही है तो ये 2 लाइन आप यहाँ से याद कर लो, वरना इसको भी स्किप कर सकते, रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सिंपल। अब देखो अपन ये सारे पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिए, प्रोलैक्टिन पढ़ लिए, टीएसएच पढ़ लिए, उसके बाद में एंड्रोजेंस दोनों भी पढ़ लिए। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के अपन सारे हार्मोन पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन पढ़ चुके अपन, ठीक है, प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ चुके, टीएसएच पढ़ लिए, एसीटीएच पढ़ लिए, और उसके बाद में एलएच पढ़ लिए, एफएसएच भी पढ़ लिए। एलएच टेस्टिस पे जाकर एक्ट करने वाला है, एफएसएच फॉलिकल का स्टिमुलेशन करने वाला है। बस 2 स्टेटमेंट है रखो, एलएच टेस्टिस पे जाकर एक्ट करेगा और एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल का स्टिमुलेशन करेगा। एलएच टेस्टिस पे जाकर एक्ट करेगा, वहां से एंड्रोजेंस नामी हार्मोन, यानी जो टेस्टिस का हार्मोन है वो रिलीज कराने वाला है, और एफएसएच जाकर कहां पर एक्ट करेगा, फॉलिकल्स के ऊपर। सिंपल, बस अब इतनी याद रखो। ठीक है, चलो अब देखो उसके बाद में क्या की बात करेंगे अपन, मेलानोसाइट्स की ना, एमएसएच नहीं, इनके लिए कोई हार्मोन नहीं है। अब देखो अपन बात करने वाले अपन जो अपना पार्स इंटरमीडिया है ना, पार्स इंटरमीडिया,
पार्स इंटरमीडिया अपन ने क्या बोले थे, पार्स देखो एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर और ये बीच वाली है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर और ये बीच वाला, तो ये पार्स इंटरमीडिया ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, MSH। MSH इसका फुल फॉर्म क्या है बोलो, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स, जो हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स रहते हैं ना मेलानोसाइट्स, उसके ऊपर जाकर एक्ट करता है। और क्या करता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स क्या रहती है मेलानोसाइट, जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट रहता है, और उसको क्या करता है, मेलानिन को रिलीज कराता है ना, उसका सिक्रीशन कराता है। तो एक्ट ऑन मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, बस दो फंक्शन इसका एक्ट ऑन, क्या बोलेंगे तुम उसको, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट्स बिल्कुल, मेलानोसाइट सेल है, कौन सा सेल, मेलानिन कंटेनिंग सेल है, मेलानिन कंटेनिंग सेल। सेल्स मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को क्या बोलने वाले अपन, मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स यानी मेलानोसाइट्स पर जाकर एक्ट करने वाले जो क्या रहते हैं, मेलानिन कंटेनिंग सेल, और वहां से क्या कराने वाला है, दूसरा फंक्शन पिगमेंट। इसका जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन क्या है इसका, उसके बाद में देखो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, क्या है बोलो, पिगमेंटेशन यानी हाँ बिल्कुल, यानी जो है ना काला गोरा ये रेगुलेट करते हैं, किसका कलर कैसा रहेगा, ये सारा किसकी वजह से होने वाला है, इनकी वजह से। हाँ आप देखो इतना डिटेल में अपने को नहीं है कि भाई किस तरीके से उसका पूरा मैकेनिज्म, अपने उसे बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर पूछ लिया कि MSH क्या करता है, तो जाकर स्टिमुलेट कराता है, फिर हाँ बिल्कुल, और पिगमेंटेशन कराने वाला है, सिंपल। तो MSH क्या करेगा, स्टिमुलेट एक्ट ऑन मेलानोसाइट और वहां पर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, बस। तुम यहाँ सिर्फ ये स्टेटमेंट याद कर लो, खत्म। फंक्शन में जो अपन ने एनसीईआरटी ने जो दिया ना, मैं उसको टेबल की फॉर्म में जो लिखा रहा अपने नोट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, उस तरीके से तुम उसको याद कर लो, बस खत्म काम। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं अपने को, जो डीप में था, जैसे हाइपोथैलेमस डीप में था अपने को, है ना, पिट्यूटरी के हार्मोन सारे डीप में फंक्शन उनके, बस उतना पढ़ना है अपने को, क्योंकि इसके एक एक हार्मोन के डीप में गए तो फिर तो वो एक एक लेसन बन जाता, समझे बस। चल ये भी हो गया अपना। अब देखो क्या बचे, अब लास्ट के दो हार्मोन बचे अपने किसके, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, हाँ ऑक्सीटोसिन, और क्या बचा, वैसोप्रेसिन। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो तो तुम एक्सक्रीशन में पढ़ चुके, एडीएच के बारे में पढ़ चुके, ऑक्सीटोसिन के बारे में यहाँ पर देख लो। ऑक्सीटोसिन क्या है बोलो, तो हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन रिलीज किया था वो कहाँ पर आए थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा, है ना, पार्स नर्वोसा बोल सकते, और क्या बोल सकते बोलो उसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, डायरेक्टली बाय न्यूरॉन आए थे। अब यहाँ पर वो आके स्टोर होते हैं थोड़ी देर टेम्पोरली, यहाँ पर आके रेस्ट करते हैं, स्टोर होते हैं, और फिर यहाँ से रिलीज होते हैं, सिंपल। तो ये क्या करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यानी एडीएच, ठीक है। अब देखो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या हो जाने वाला है अपना, ऑक्सीटोसिन क्या करने वाला है, ऑक्सीटोसिन जो हाँ ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे बोलो, यूटेराइन, जो यूटेरस रहता है, जिस बेबी की बर्थ होने के लिए जरूरत है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का, तभी तो बेबी बाहर निकलेगा, तो वो कराने वाला है ये कौन, पार्चुरेशन के टाइम पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, समझे, बस इतना फंक्शन है इसका। सॉरी, एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है और इसका एक मिल्क इंजेक्शन भी है ना, हाँ मिल्क इंजेक्शन, ये दो फंक्शन है इसके, सिंपल। देखो एनसीईआरटी में यहाँ पर गिवन, देखो पेज नंबर बता रहा हूँ, देख लो इसको, सिंपल है। पेज नंबर 335 पे देखो, इधर 334 पे, यहाँ पर दिया ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ।
तो चाइल्ड की बर्थ के टाइम पर यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन कराकर उससे क्या करेंगे, चाइल्ड की बर्थ कराने वाले, सिंपल। स्मूथ मसल्स की, यूटेरस की जो मसल रहती है वो कैसे रहती है, स्मूथ ही रहती है ना वो, सिंपल। और क्या कराने वाला है देखो, इट स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। तो मिल्क का देखो, मिल्क का फॉर्मेशन किसने कराया था, मिल्क बना था किसने, प्रोलैक्टिन में, लेकिन मिल्क को बाहर निकालना है वो कौन कराने वाला है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की मदद से क्या करूंगा, मिल्क बाहर निकलेगा। लेकिन हाँ, जब चाइल्ड बर्थ हो जाएंगी, जब वो उसको जब दूध पीने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीटोसिन के बगैर ये मुमकिन नहीं। ऑक्सीटोसिन के बगैर मिल्क जो है वो बाहर नहीं आने वाला है, ऑक्सीटोसिन की मदद से ही मिल्क बाहर आएगा। प्रोलैक्टिन बढ़ाता, हाँ, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड का सिक्रेशन करेगा, उसमें मिल्क फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो बाहर आना है इजेक्शन, वो किसकी मदद से होने वाला है, वो ऑक्सीटोसिन। समझे, उसका पूरा मैकेनिज्म अपने इसमें डिटेल में मैकेनिज्म है नहीं, तो बस तुम दो फंक्शन याद रखो, एक क्या बोले अपने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा बोले मिल्क इजेक्शन। खत्म। ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और मिल्क इजेक्शन। अब एडीएच बोलो, एडीएच, इसको तुम अच्छे से कहाँ पढ़ने वाले, इसको पढ़ने वाले अच्छे से एक्सक्रीशन के, है ना, एक्सक्रीशन में। तो ये क्या, इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन यानी ब्लड वेसल्स को प्रेस करने वाला, कंप्रेस करने वाला, है ना, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला, सिंपल। तो इसको अपन अच्छे से डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। हाँ इसका नाम देखो क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये क्या करता है, ज्यादा यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी बहने से रोकता है। एंटी मतलब रोकने वाला, डायूरेसिस यानी यूरिन के थ्रू पानी का लॉस होना। डायूरेसिस बोले तो यूरिन के थ्रू पानी का लॉस होना। तो अगर ये कम हो गया, इन केस अगर ये कम हो गया, बहुत कम सीक्रेट हो, तो क्या होगा, यानी ये क्या करता है, ब्रेक लगाता है, यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी रखने से रोकता है ना, ज्यादा पानी जाने से रोकता है। अगर इनकेस ये कम हो गया तो अपनी बॉडी में नहीं, ज्यादा यूरिनेशन होगा, बहुत ज्यादा पेशाब आएगा हमारे, बिल्कुल। तो डायूरेसिस होने चालू है, यानी हमारी बॉडी से पूरा पानी बाहर जाना चालू है। अगर ये है तो हमारी बॉडी से ज्यादा पानी बाहर नहीं जाने देंगे, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, समझे बात। तो अगर एक्सेसिव लॉस होने लगा, देखो अगर पानी का एक्सेसिव, बहुत सारा पेशाब आने लगे अपने को, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू डिक्रीज इन द एडीएच इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज, अपन डायबिटीज का नाम सुनते, देखो शुगर को डायबिटीज बोलते ना। तो डायबिटीज दो तरीके की, एक है इंसिपिडस, एक है मेलाइटस, ये दोनों भी यहाँ पर पढ़ने वाले। तो इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब ज्यादा पानी जाना, यानी बहुत ज्यादा पेशाब आ रही, उसको बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। वो शुगर नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस। शक्कर कहाँ पे डाल के खाते हैं अपन, मलाई पे डाल के खाते हैं ना शक्कर, तो बस उसे याद रखना है कि डायबिटीज मेलाइटस वो शुगर वाली बीमारी है अपनी, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस में कोई मलाई वाली का नाम आ रहा नहीं आ रहा, अगर मलाई का नाम नहीं आ रहा तो फिर उसका काम भी नहीं, शक्कर का काम भी नहीं। तो डायबिटीज इंसिपिडस एक अलग ही बीमारी है। डायबिटीज इंसिपिडस का शुगर से कोई लेना देना नहीं। फिर क्या लेना देना, एक्सेसिव लॉस होगा उसमें, यानी पानी बहुत जाएगा तो बहुत ज्यादा पेशाब आएगा, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और वो कब होंगी, जब तुम्हारा एडीएच कम हो जाएगा। इसका अच्छे से तुम मैकेनिज्म पढ़ पाएंगे कहाँ पे, एक्सक्रीशन में। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ, देखो क्या दिया यहाँ पर उसके बारे में, कि एडीएच जो है देखो, वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ water and electrolytes by the distal tubes and thereby reduces loss of water through the urine। यानी ये क्या करता है, किडनी के ऊपर जाकर काम करता है और वहां से पानी का एब्जॉर्प्शन का वापस चूस लेता। हाँ, डीसीडी पे, बिल्कुल। तो अभी तुमने पढ़ ली है वो फंक्शन, पढ़ चुकी हो फंक्शन इसका, नहीं पढ़े ना, तो इसलिए आगे आने वाला है, इसलिए मैं तुमको डिटेल में नहीं बता रहा। अगर तुम पढ़ लेंगे तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसका ना। तो किडनी पर जाके काम करेगा और किडनी से वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे, पानी निकाल लेगा उसमें से, किडनी में से। अब किडनी में से पानी निकाल दिया तो फिर क्या होगा, यूरिन कम बनने वाला है, तो डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाने वाली। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस को, यानी एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डायूरेसिस का मतलब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, पेशाब के जरिए ज्यादा पानी का निकलना, उसको क्या करेगा, प्रिवेंट कर लेगा। एंटी, उसका उलट काम करेगा, उसको निकल नहीं देगा। इसको बोले हमने एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझे। लेकिन अगर इसका सिक्रीशन कम हो गया इन केस, तो क्या होने वाला है, सिंपल, ज्यादा पेशाब आने वाली है, डायूरेसिस होने वाली है, सिंपल। हाँ, उसका उस बीमारी का नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, समझे। अब देखो उसके बारे में दिया, hence it is also called as antidiuretic hormone and impairment affecting synthesis or release of ADH। अगर खराबी आ गई, impairment वो खराबी आ गई जिसकी वजह से ADH कम रिलीज हो पा रहा है,
result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to the water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. बस तो पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है ना, जैसे डायरिया में देखिए बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होगा तो क्या होता है, डायरिया उसको बोलते हैं ना वो. बॉडी में हाँ, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो वो सलाइन लगा डॉक्टर, तो बस वही कंडीशन यहाँ पर आने वाली. तो एक्सेसिव लॉस वाटर होगा थ्रू यूरिन, तो पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सिंपल. तो उसी बीमारी का नाम, जब पानी की कमी हो उसका नहीं, जब एडीएच की कमी हो गई, क्या की ADH, तो एडीएच की कमी होने से होगा डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस, समझे. जब तुम इसको एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे फिर वहां से भी एक मतलब उसको रिलेट कर लेना कि क्या बोलना चाह रहे, डायबिटीज इंसिपिडस यानी क्या. ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया इतना. चलो, तो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया. एक मतलब एनसीईआरटी पढ़ना बाकी है, एनसीईआरटी कल पढ़ लेंगे, उसके बाद में आगे ग्लैंड कंटिन्यू करेंगे. पहले ये नोट से इसके एक एक के फंक्शन याद करो सबसे पहले. हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी अच्छी से एकदम हलवा नहीं दी हुई इसके अंदर, है ना. एनसीईआरटी में किधर भी कुछ भी कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट दिया तो पहले नोट्स की फॉर्म में तुमको एक एक लाइन को दिमाग में बिठाना है, एक एक स्टेटमेंट को किस तरीके से कौन सा डिवीजन है क्या है, उसके बाद में एनसीईआरटी जाना है ताकि तुम एनसीईआरटी को समझ सके. ठीक है. तो अपना यहाँ पे कोई